नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेपनोवा चैनल पर। तो आज हम लेक्चर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा को देखेंगे। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि संविधान निर्माण से जुड़े फैक्ट्स, टाइमलाइन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लगातार इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को, जो हमने एक तैयार किया है माइंड मैप के थ्रू, उससे हम जानने की कोशिश करेंगे और एक स्टोरी और टाइमलाइन की तरह इसको समझेंगे, ताकि आपको इसको रटने की आवश्यकता ना पड़े। तो सबसे पहले समझते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग प्रोसेस। संविधान सभा की मांग कैसे शुरू हुई? तो भारत का संविधान किसने बनाया? तो शुरुआत में अंग्रेजों द्वारा संविधान देने की बात होती थी, लेकिन भारतीय नेताओं की मांग थी कि भारत का संविधान भारतीय क्या होंगे, स्वयं बनाएंगे। तो सबसे पहले 1934 में, देखिए, फर्स्ट डिमांडेड बाय एम एन रॉय इन 1934। तो एम एन रॉय ने 1934 में इसकी सबसे पहले मांग रखी। इसके बाद स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा की मांग की। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1936 में क्या हुआ, फैजपुर जो सेशन था इसमें इसकी मांग की। उसके बाद यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि सबसे पहले 1934 में कौन है, एम एन रॉय। 1934 स्वराज पार्टी, 1936 कांग्रेस, फैजपुर सेशन में इसकी मांग उठी। इसके बाद क्रिप्स मिशन आया 1942, ठीक है। तो इस विचार को स्वीकार किया कि भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। और अंततः जो है कैबिनेट मिशन जो था 1946 के माध्यम से संविधान सभा के गठन का रास्ता साफ हुआ। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले किसने दिया, एम एन रॉय ने। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले किसने दिया, एम एन रॉय ने। अब कैबिनेट मिशन प्लान 1946 क्या था, इसको जान लेते हैं। तो मार्च 1946 में, ये डेट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये टाइम लाइन में इस तरीके के क्वेश्चंस हमेशा ही यूपीपीएससी और यूपीएससी के फेवरेट रहे हैं। तो इस पर आप जो है ज़्यादा फोकस करिए और इसको ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। और मैंने इस स्लाइड्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया है ताकि आपको इसको समझने में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो मार्च 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। इसमें 3 प्रमुख सदस्य कौन कौन थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। तो इस कैबिनेट मिशन का एक महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन क्या था कि भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाए। यहीं से संविधान सभा के वास्तविक गठन की प्रक्रिया शुरू होती है। अब संविधान सभा का क्या कंपोजिशन है, इसको समझ लेते हैं। तो टोटल पार्टीशन से पहले कुल सदस्य कितने थे, 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया से थे और 93 किससे थे, प्रिंसली स्टेट से। तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि संविधान सभा के सदस्य डायरेक्टली जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज द्वारा हुआ था। और चुनाव की पद्धति थी क्या, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, यह यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पर आधारित नहीं था, यानी कि उस समय हर वयस्क भारतीयों को वोट देकर संविधान सभा चुनने का अधिकार नहीं था। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि 389 क्या थे, बिफोर पार्टीशन थे, और इनडायरेक्ट इलेक्शन और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस जो मैंने अभी आपको बताया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। ये तीनों जो है कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं पार्टीशन के बाद क्या हुआ, ठीक है, आफ्टर पार्टीशन 1947। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या आता है कि भारत के बाद संविधान सभा की कुल जो स्ट्रेंथ थी वो घटकर कितनी रह गई, 299, ठीक है ना। इसमें से 229 क्या थे, इंडियन प्रोविंस से थे और 70 प्रिंसली स्टेट से थे। अब 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, तब केवल 207 ही मेंबर वहाँ पर क्या थे, जो उपस्थित थे।
तो इसलिए 3 नंबर्स को कंफ्यूज कभी भी मत करना। एक तो 389 बिफोर पार्टीशन, 299 आफ्टर पार्टीशन और 207 फर्स्ट मीटिंग में उपस्थित सदस्य। और ये जो है प्रीलिम्स में पूछा भी जाता है बार बार। अब जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनको देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 ये क्या है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इनको क्या है टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया। 13 दिसंबर 1946 तो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया था और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने आगे चल करके संविधान की फिलॉसफी और प्रियम्बल की आधार भूमि को तैयार किया था। 22 जनवरी 1947 तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को संविधान सभा ने एडॉप्ट कर लिया। इसके बाद 29 अगस्त 1947 को क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। इसके चेयरमैन कौन थे, BR अम्बेडकर। फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट किया गया और अंत में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान किस में आया, फोर्स में आया और भारत एक रिपब्लिक बना। तो ये जो डेट है इनको याद रखिए इस तरीके से, जैसे 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, फिर 22, 29, 26 और 26, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये डेट्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इम्पॉर्टेंट कमेटी कौन कौन सी थी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ये संविधान के ड्राफ्ट को तैयार करने का काम किया इसने। यूनियन पावर कमेटी थी, केंद्र की शक्तियों से संबंधित थी ये। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी और रूल्स कमेटी। तो अगर सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी याद रखनी है तो वो क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है ना। अब इतना सब पढ़ना क्यों जरूरी है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने केवल एक डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, इसने भारतीय संविधान की नींव रखी। तो ये भारत की डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव और फंडामेंटल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को सेव करने वाली एक संस्था थी। अब सबसे पहले हमने जो देखा इसमें, एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग सबसे पहले किसने रखी, MN रॉय ने। दूसरा, कांग्रेस ने 1936 में फैजपुर सेशन में ये स्वीकार किया। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, ठीक है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं आपको, ये सारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जो है आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद चलते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी 1934 से 1946 तक, वो कैसे हुआ, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। तो भारत को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भारतीयों ने ये मांग क्यों की कि भारत का संविधान की भारतीय खुद बनाए। तो इसके पीछे मुख्यतः 3 कारण थे। एक तो पहला, सेल्फ गवर्नमेंट। भारतीय चाहते थे कि भारत का जो शासन है वो भारतीयों के हाथ में हो। अंग्रेज हमारे लिए कानून बना रहे थे, लेकिन भारतीयों की मांग थी कि हमारे देश के नियम और संविधान हम स्वयं बनाएं। दूसरा था डेमोक्रेटिक एस्पिरेंट्स, यानी कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने की इच्छा बढ़ रही थी। लोग चाहते थे कि संविधान में भारतीय जनता की एस्पिरेशन, जो आकांक्षाएं हैं और अधिकार हैं, उनको मिले। तीसरा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिप्लेस करना। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रमुख मांग यह भी थी कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अंतिम संवैधानिक आधार नहीं हो सकता। भारत को अपना स्वतंत्र और लोकतांत्रिक संविधान चाहिए था। तो सबसे पहले देखिए 1934 में, मैंने अभी बताया आपको, ये टाइमलाइन पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो MN रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विचार प्रस्तुत किया और उसके बाद 1934 में स्वराज पार्टी ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को उठाया। तो 1934 में MN रॉय और स्वराज पार्टी, उसके बाद 1936 में फैजपुर सेशन कांग्रेस का, तो इसने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को स्वीकार किया। अब यह केवल कुछ नेताओं की मांग नहीं रही, बल्कि कांग्रेस के पॉलिटिकल प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी थी। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है।
इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। इस मिशन ने पहली बार ब्रिटिश स्तर पर इस प्रिंसिपल को स्वीकार किया कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अवसर दिया जाए। इसलिए 1942 में याद रखिए कि ब्रिटिश एक्सेप्टेंस आई, ठीक है ना। उसके बाद 1946 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन प्लान। अब यह वह स्टेज थी जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क तैयार हुआ। तो सबसे पहले आइडिया, उसके बाद आइडिया के बाद कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट किया, फिर ब्रिटिश ने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है ना। अब कैबिनेट मिशन प्लान को देख लेते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान था क्या। तो ये प्लान था कि जिसने भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क तैयार किया था। अब इसमें मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, और A.B. अलेक्जेंडर जो कि फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरलिटी थे, ठीक है ना। अब इंडिया में कैसे अराइवल हुआ, तो 24 मार्च 1946 को, ठीक है। इस मिशन का उद्देश्य था भारत के लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करना जिस पर भारतीय नेताओं के बीच सहमति बनाई जा सके। इस दौरान मिशन ने भारतीय नेताओं के साथ बातचीत की और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के लिए रिकमेंडेशन दी। इसकी मेजर रिकमेंडेशन क्या क्या थी, देखिए। तो इसकी मेजर रिकमेंडेशन थी, एक तो कैबिनेट मिशन की कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय स्वयं बनाएंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय द इंडियंस। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा सीधे इम्पोज नहीं किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जरिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं बनाएंगे। दूसरा था यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कैबिनेट मिशन ने एक यूनियन ऑफ इंडिया का प्रस्ताव दिया। इस यूनियन के पास मुख्यतः रूप से 3 सब्जेक्ट होते थे, एक तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। तो इसको DFC से याद रखिए, ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद था प्रोविंसेस की ग्रुपिंग, तो इसमें क्या है, 3 ग्रुपों में बांटने का प्रस्ताव था। कौन कौन से, ग्रुप A, तो इसमें हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस थे, मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस और उड़ीसा। ग्रुप B में जो है पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बलूचिस्तान, और ग्रुप C में बंगाल और आसाम। तो यह ग्रुपिंग आगे चलकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच डिसएग्रीमेंट का एक बड़ा कारण बनी थी, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोविजंस क्या क्या थे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कुल प्रपोज्ड स्ट्रेंथ कितनी थी, 389। इसमें से 292 जो है ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस से थे और 93 जो है वो प्रिंसली स्टेट से थे। 4 क्या थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 389। अब इलेक्शन कैसे हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को जनता ने डायरेक्ट इलेक्ट नहीं किया था। तो यहाँ एग्जाम में हमेशा ये गलती होती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन इनडायरेक्ट था। ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस के रिप्रेजेंटेटिव को प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा चुना गया, और इलेक्शन मेथड क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो इसके बाद जो है इंटरिम गवर्नमेंट, इसको देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट क्या थी, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जानी थी जब तक नई कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था तैयार नहीं हो जाती। इसका उद्देश्य था इंडियंस को गवर्नमेंट्स में अधिक जिम्मेदारी मिले और धीरे धीरे सत्ता ट्रांसफर की प्रक्रिया आगे बढ़े। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या था कि क्योंकि इसने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए एक कंक्रीट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दिया था, इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन और उसके इलेक्शन की व्यवस्था का आधार तैयार किया था। तो सबसे पहले डिमांड कैबिनेट मिशन आया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार हुई और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का एक फ्रेमवर्क तैयार हुआ, ठीक है। अब समझते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तो उसमें कितने मेंबर थे और उनका सिलेक्शन कैसे हुआ। अब इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 389, 296, 93 और इनडायरेक्ट इलेक्शन ये बार बार जो है कंफ्यूज करते हैं एग्जाम्स में। तो टोटल कंपोजिशन समझते हैं कितना था, 389 का। इसमें से ब्रिटिश इंडिया क्या थे, 296 मेंबर, ठीक है। प्रिंसली स्टेट से थे
टोटल 93। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो नंबर्स हैं 389, 296 और 93, ये हमेशा आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब इनका जो है इलेक्शन मेथड क्या था, तो इन मेंबर का इलेक्शन कैसे हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डायरेक्टली जनता द्वारा इलेक्टेड नहीं थी, ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, इसके मेंबर्स का इलेक्शन इनडायरेक्टली था और ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस के रिप्रेजेंटेटिव को चुना गया था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा, ठीक है ना। तो जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए किसी प्रोविंस में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे, वहीं के इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो रिप्रेजेंटेटिव को चुनते थे, इसलिए जनता सीधे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर को वोट नहीं कर रही थी, बल्कि जो पीपल थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने जा रहे थे। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या था। इलेक्शन की मेथड इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, और इसके लिए इस्तेमाल क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इसका पूरा फ्रेज आपको एग्जैक्टली ऐसे ही याद रखना है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर वर इलेक्टेड बाय विच मेथड, तो आपका आंसर होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब आता है ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये क्या था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्योंकि उस समय भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लागू नहीं थी। इलेक्शन सिस्टम लिमिटेड फ्रेंचाइज पर आधारित था। इसका मतलब हर एडल्ट इंडियन को वोट देकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनने का अधिकार नहीं था। इसलिए अगर प्रीलिम्स में आपको ऑप्शन आए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डायरेक्टली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो ये क्या होगा, गलत होगा। अब वुमेन और मार्जिनल ग्रुप्स, ठीक है, वुमेन और मार्जिनल ग्रुप्स का क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वुमेन और मार्जिनलाइज सेक्शन की पार्टिसिपेशन क्या थी, लिमिटेड थी। यानी कि असेंबली रिप्रेजेंटेटिव थी, लेकिन आज की यूनिवर्सल डेमोक्रेटिक इलेक्शन की तरह पूरी पॉपुलेशन की डायरेक्ट इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन पर आधारित नहीं थी। इसलिए हमें उस समय का इलेक्टोरल सिस्टम आज के यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से बिल्कुल अलग समझ में आता है, ठीक है ना। तो ये जो है पूरा अभी तक जो हमने देखा, ये काफ़ी जो है एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है। टोटल मेंबर कितने थे, 389, ब्रिटिश इंडिया के 296, प्रिंसली स्टेट से कितने थे, 93। इलेक्शन मेथड क्या था, इनडायरेक्ट। रिप्रेजेंटेशन क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। वोटिंग सिस्टम क्या था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का अगर पूछता है तो वो क्या होगा, नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है इसको समझ, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी इसको मैंने बार बार जोड़ दे करके अलग अलग स्लाइड में थोड़ा सा अलग अलग सिग्निफिकेंट तरीके से समझाने की कोशिश करी है। तो इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। इसका जो आगे का पार्ट है वो हम अगले लेक्चर में जो है कवर करेंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा कराया गया ये जो कोर्स है ये अच्छा लगता है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे हमें क्या है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा वर्क करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।